माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा लाई और चर्चा लाने वाले कितने गंभीर हैं वो आपको इनकी चर्चा से विस्तृत ज्ञान सदन को भी हो गया, सदन में बैठे सभी लोगों को हो गया। चर्चा के समय जब प्रस्ताव लाया गया तो सिर्फ 14 विधायक यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि ये प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया था कि भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। ये प्रस्ताव इसलिए लाया गया था कि हम भ्रष्टाचार का नियम 67 के तहत प्रस्ताव लाएंगे, सरकार उस पर चर्चा नहीं करवाएगी और हम वॉकआउट करके बाहर चले जाएंगे। लेकिन हमने भ्रष्टाचार पर चर्चा करनी थी। 2 साल सरकार के हो गए, 2 साल सरकार के हो गए, और जब व्यवस्था परिवर्तन करते करते ऐसी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में लगी तो मैंने अपने पार्लियामेंट मिनिस्टर से भी कहा कि इस पर भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए। यह गवर्नर हाउस की 11 तारीख को अच्छा किया। जिन बातों को ये लेकर आए हैं उन बातों को आपने सदन में भी रखा और बहुत अच्छी बातें इन्होंने की। भ्रष्टाचार का पत्थर व्यवहार जो शुरू हुआ उसकी गहराई पर जाना चाहता हूं। मैंने पहले दिन से कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। पहले दिन जिस दिन मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर पत्थर बम के द्वारा जिसके सूत्रधार अभी मैं बताने जा रहा हूं, ऑफिस में चर्चा में आया, मैंने उसी दिन पहली FIR दर्ज करवाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। FIR जो हमने दर्ज करवाई वो एक अमोल ठाकुर के नाम के लड़के ने उस बारे में विस्तृत लिखा। मैंने पुलिस स्टेशंस में जाकर कहा कि इसकी इंक्वायरी करो। इंक्वायरी करने के बाद जब सब प्रकार से इंक्वायरी चल रही थी तो पता चला कि ये जो पत्थर बम है, जिसको पत्थर बम का नाम दिया और अभी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, ये लोड हुई भरमौर से। कहाँ से हुई? भरमौर से। भरमौर में लोड हुई, अपलोड हुई। पुलिस स्टेशन बालूगंज में हमने FIR दर्ज कराई, पुलिस ने जांच की। भरमौर में एक समर्थक थे हमारे, एक विधायक के, मनोज कुमार शर्मा, उन्हीं के कार्यालय से मोबाइल से फोटो खींचकर 18 अगस्त 2023 को इस पत्र को वायरल किया गया। माननीय विपक्ष के नेता को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो काम करने की आपकी नीति है, किसी को बदनाम करने की, आपको पता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको बताना है। तो वो जब जांच हुई उसमें फिर हमने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को बुलाया, विधायक से छानबीन हुई। विधायक साहब का जन्मदिन था, उन्होंने कहा मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, और ये मेरे जो समर्थक है इसने मेरे पास ये आया और इसने अपलोड किया इसको और इसको वायरल किया। मैंने विधायक आपके माननीय भरमौर के जनकराज जी थे, हमने कहा कोई बात नहीं, पर ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, नए नए अब सरकार बनी है, इसमें आगे बात नहीं की जानी चाहिए। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई को जानिए। जिस पत्थर बम की आप आरोप लगा रहे हैं, हाथ में यूं नहीं करिए, बता रहा हूं मैं। जांच इस बात की होगी 25 करोड़ आया कि नहीं आया, जांच वही बता रहे ना माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बता रहे सच्चाई। नो इंटरप्शन प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, रणधीर जी आपको बोलने की बहुत अच्छी आदत है।
मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा No हूँ। interruption, please, Honorable Chief अरे सुन Minister is लीजिए। replying to the debate. No, I am not permitting जांच anybody उस now. 25 करोड़ का जो पत्र लिखा था उसकी जांच करवाएगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी, ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है। उस 25 करोड़ की जो चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी कहाँ से अपलोड हुई, किसने? देखिए मारोनी, आप इस वक्त वो लिखी अमाउंट, वो भी बता रहा हूँ ना अभी सारी। आप बोलना चाह रहे हैं तो मैं, आप बोलना चाह रहे हैं, आप बोलोगे? Why are you yielding, sir? है? नहीं You continue with. मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनक राज जी को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया, इनके घर गए और इनसे बातचीत की कि इस प्रकार का पत्र क्यों आपने अपलोड किया। इन्होंने कहा मुझे नहीं पता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मेरे जन्म दिवस के समय मेरे ऑफिस से ये पत्र अपलोड हुआ, ये मैं नहीं कह रहा। और उस पत्र का लिखने वाला जो था अमोल ठाकुर का कोई व्यक्ति ही नहीं है। इस प्रकार के फर्जी पत्र आपके समय भी चलते थे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के फर्जी पत्र आपके समय भी चलते थे। इस प्रकार का अगर आप आरोप लगाते हैं तो एफिडेविट के साथ आप आरोप लगाइए, हम उसकी भी जांच करवाएंगे। ये मैं पत्थर बम की आपको बात बताऊँ। पहला आरोप जो आपने अपने कच्चे चिट्ठे में लगाया हुआ, और इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई कि पत्र किसने लिखा, किसके टाइपराइटर से है, उसकी जानकारी होगी आपके सामने, और भी खुलासे हम इसको करेंगे। दूसरा, आपने एक और बात कही माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार जब कोई सत्ता की कुर्सी में होता है, उस सत्ता की कुर्सी में कहते कि अधिकारी है, जो दागदार है। एक बात तो हमने आपसे सीखी है बीजेपी वालों से, जो प्रदेश के हित के कार्य करेगा, कोई भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हम किसी को नहीं होने देंगे। ये तो वो आपकी जो वॉशिंग मशीन है ना, जिसमें सब धुलकर सफेद हो जाते हैं और आप आरोप लगाते हैं, उस वॉशिंग मशीन को हम भी खरीद रहे हैं। तो इसलिए आप जिस अधिकारी की आप बात कर रहे हैं ना, वो उस अधिकारी पर कोई आरोप पत्र नहीं है, हमने लगाया था। हमने पाया कि कोई इस प्रकार की बात नहीं है। जयराम जी के साथ उनका चीफ सेक्रेटरी बनाया, कोई व्यक्तिगत झगड़ा हो गया, उनको चीफ सेक्रेटरी शिप से रहा है। चलो कोई नहीं हुआ, कुछ भी बात हुई, मैं क्यों जाऊँ उस बात में। तो इस प्रकार अगर आप अधिकारियों की बात करेंगे तो उस चीज़ की, मैं आपकी बात की शुरुआत की मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। आजकल मैं 45-60 मिनट 50 मिनट बता, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आप अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बोल रहा हूँ, मैं 60 मिनट बिल्कुल सुनता रहा, इसलिए मैंने 1 घंटा मांगा है। 20 से बीच में ना बोले। आपको जाने से पहले 10 मिनट पहले मैं बता दूंगा कि अभी मैं कुछ और खोलने वाला हूँ। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो इनकी मैं उस पर भी आना चाहूँगा, जो यहाँ से वहाँ गए, यहाँ से वहाँ गए। आप अच्छे हैं, पर कई बार अच्छे के साथ कुछ गंद भी मिल जाता है। एक सदस्य थे, आप बोल रहे भ्रष्टाचार की बात, मैं आपको उस भ्रष्टाचार की बात बताना चाह रहा हूँ, जिस भ्रष्टाचार के कारण आपने कईयों के भ्रष्टाचार के केस बंद किए। याद दिलाऊं मैं आपको, वो अब एमपी बन चुके हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेके मैं चर्चा नहीं करना चाहता। भाजपा ने अपनी चार्जशीट में ये आरोप लगाया 2000 चुनाव में, जब सरकार बदली और जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ जयराम ठाकुर जी ने 2018 में विजिलेंस जांच की शुरू की। 2019 में विजिलेंस के जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस व्यक्ति को चेयरमैन बनाने के लिए क्योंथर कोऑपरेटिव एमपी सोसाइटी का सदस्य दर्शाने के लिए कैश बुक के रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग और ओवर राइटिंग के सबूत मिले हैं। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ इसलिए की गई ताकि वह बैंक के बीओडी चुनाव में भाग ले सके और चेयरमैन बन सके। आपने हर्ष महाजन की इंक्वायरी करवाई। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे। मज़ेदार बात देखिए,
यह व्यक्ति 28 सितंबर 2022 को कांग्रेस छोड़ 28 सितंबर 2022 को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और 2 महीने बाद भी नहीं होते, 2 महीने भी नहीं होते, जयराम ठाकुर जी 24 नवंबर 2022 को जांच बंद कर दे हैं और चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा 14 अक्टूबर 2022 को करता है और 13 नवंबर को वोटिंग भी हो जाती है। लेकिन जयराम ठाकुर जी विधानसभा की वोटिंग के 11 दिन बाद मेहरबानी दिखाते हुए उसे क्लीन चिट दे देते हैं। अब प्रदेश की जनता भी उसका कारण साफ करे। भाजपा में जाते यह दागदार व्यक्ति बेदाग कैसे हो गया? तो वॉशिंग मशीन मैंने आपसे उधार ले ली, वो वॉशिंग मशीन से आपने दागदार को मैंने भी उधार ले लिया, मैंने भी उसको उनको ओके कर दी। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ, आपको अच्छा आने वाले समय में जिस तनाव से आपके विधायक दल घूम रहा है उस तनाव से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलो और भी एक विधायक बैठे हैं, छोड़ते हैं। अब इनके कच्चे चिट्ठे पर आते हैं। कच्चा चिट्ठा ऐसा लग रहा है कि आंतरिक कलह का सबसे बड़ा सबूत है। सबसे बड़ा सबूत आंतरिक कलह का एक पत्र में बता दिया, मैं दूसरा सबूत बताने जा रहा हूं। मुझे तो हैरानी इस बात की कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट को इतने करोड़ रुपया दे दिया, इतने करोड़ रुपए की मिट्टी उठा दी, इतने करोड़ रुपए का ये कर दिया। मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं क्योंकि आप तो गोल मोल बात कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट है शॉन्गटोंग। कौन सा प्रोजेक्ट है? शॉन्गटोंग। ये जो शॉन्गटोंग प्रोजेक्ट है, आपने भी कोशिश की होगी, लेकिन क्या होता है कि जब मुख्यमंत्री नहीं रहते तो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और जब कोई मुख्यमंत्री रहता है तो अधिकारी याद करवाते रहते हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कच्चा चिट्ठा आपके खिलाफ है, ये एक षड्यंत्र है, ये भ्रष्टाचार नहीं आपके खिलाफ है, ये आपको बदनाम करने का, आपकी शख्सियत में दागदार करने के लिए कच्चा चिट्ठा बनाया गया। आपने नहीं पढ़ा, और अभी जब पक्का चिट्ठा आएगा तो हमारा भी देखना। फैक्ट्स के साथ, क्योंकि प्रोजेक्ट जो ये था ये 2012 में धूमल साहब की गवर्नमेंट होगी, आप उसमें मंत्री होंगे, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को अवार्ड किया गया जिसे 5 साल में पूरा करना था। बीजेपी गवर्नमेंट पावर में थी। प्रोजेक्ट पूरा करने की अवधि 5 वर्ष थी, 4/8/2012 से लेकर 3/8/2017 तक थी। 2017 तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। प्रोजेक्ट को आपकी सरकार है, फर्स्ट ईओटी 9 जुलाई 7/2019 को दी गई। आपने ईओटी दी फर्स्ट, और आप जो बात उठा रहे थे ईओटी आपने दी है। आपने ईओटी एक प्रोसीजर है, विभागीय प्रोसीजर है, पर आपने बात उठाई तो मैं बता रहा हूं, अगर ईओटी नहीं देंगे तो कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार विधायक अपनी बात कहते हैं कि सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, तो मैं उन विधायकों को जिन्होंने ये बात उठाई है उस बात को मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। या 1488 दिन के लिए अगस्त 2017 से 30/8/2021 तक आपकी सरकार ने दी। मैं ये बात इसलिए क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपके कुछ विधायकों ने इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई बात उठाई है, पर ये एक प्रोसीजर चीज़ है, एक विभागीय प्रोसीजर है जो इन्होंने दिया है। ये बोलने के लिए तो अच्छा, लेकिन ये प्रोसीजर होता है, ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम होता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता तो उसको टाइम दे की एक्सटेंशन दे दी, ये दे दी। और सुनिए,
ईओटी दिए जाने का प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट में है। आमतौर पर हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दी जाती है। ये माननीय जयराम जी भी जानते होंगे, सुखराम जी भी पावर मिनिस्टर हैं, वो भी इसको जानते होंगे। बैराज का डिज़ाइन फाइनल नहीं होने के कारण तथा वन भूमि की डाइवर्शन लंबित होने के कारण बैराज साइट को ठेकेदार को हैंडओवर नहीं किया जा सका। जो आपका बैराज का डिज़ाइन था वो 25/11/2022 को फाइनल हुआ और वन भूमि डाइवर्शन के बाद अगस्त 2024 में उसको सुपुर्द कर दिया गया। इस इशू को हमने देखिए क्या कार्य किया। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को रेफर किया जिसमें SJBNL, NHPC और रिटायर्ड चेयरमैन CWC इत्यादि सदस्य थे, जिन्होंने प्रोसीजरली ईओटी को देने की सिफारिश की। और SJBNL के प्रोजेक्टों में अमूमन बात है। एक और बात आपने मेरे को कही, आपको करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कई बार दबाव इतना होता है, आप तो सब जानते हैं, और इस दबाव में आप अपनी कुर्सी को संभालना। हमारी कुर्सी तो यहाँ सारी पक्की हो गई है, आपकी कुर्सी के पीछे काफ़ी लोग पड़े हैं। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन है, मैं भी आपका शुभचिंतक हूँ, आपको सुझाव दे रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे कि मिट्टी का रेट ये होगा वो होगा, वो उसकी भी मैं बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जो हॉलेज और डंपिंग कॉन्ट्रैक्ट में दी गई साइट में करनी पड़ती है, जो मिट्टी होती है, मत कुछ जिसको आप बोलते हैं, DPR में यह रेट 67 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर से लेकर 88 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर थे, जिसे CE ने अप्रूव किया था 2011 के प्राइस लेवल पर। यह आपके समय का है। इसके बाद आपने क्या किया, अक्टूबर 2018 में एक्स्ट्रा डंपिंग को प्रोजेक्ट से बाहर ले जाने के लिए आपने यह रेट 99 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर किया। यह आपने किया। मैं इसमें आपने दोष लगाया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मिट्टी ले जाने के लिए जो साइट्स का होता है, कंस्ट्रक्शन में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, लेकिन आपने आरोप लगाया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना। तो ये आपने किया, तब भी आपकी सरकार थी। और आज 2024 में जब हमने उनको ईओटी दिया, हमने भी बोला 99 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर का ही रेट रखा है। तो सत्या बगैर जाने, इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि कागज ले करेंगे, कागज ले करने किए नहीं, स्वीपिंग स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। मैं क्वांटिटी बढ़ाने की बात बता रहा हूँ अभी। स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। आपने डिज़ाइन पास किया ना, उसी की क्वांटिटी बढ़ेगी जब आप उसको ले जाओगे। हम तो नहीं किया, आप ही के समय का है। लेकिन ये प्रोसीजर है, और जो भी चर्चा अभी हुई है वो विभागीय और प्रोसीजर के अनुसार हो रही है। भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं थी। भ्रष्टाचार तो इन्होंने सोचा कि हमको वॉकआउट मिल जाएगा, हम खिसक जाएंगे, हमने स्वीकार कर लिया। इनका भ्रष्टाचार जो है वो मुद्दा ही नहीं था। इनका मुद्दा था कि रैली में अपनी ताकत 5 गुटों में बीजेपी कैसे दिखाए। तो दिखा दिया अपनी ताकत। और तभी तो विपिन परमार जी बोल रहे थे ऐसा उफान आया है, शांति से पहले का तूफान आया है। कि आप बोला इतने लोग उमड़े, देखना वहाँ, वो आपकी ताकत थी, वो आपकी ताकत थी। कांगड़ा में तो आप ही सबसे वरिष्ठ नेता, और तो किसी में दम नहीं है, मैं जानता हूँ। आप में दम है, सच्चाई है। अच्छा, प्रदेश सरकार, और आपको मैं बताऊं 163 करोड़ रुपए की आपने बात की है। प्रोजेक्ट में हर साल इंटरेस्ट वेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लगभग 250 करोड़ पड़ेगा अगर इसे फर्दर डिले किया गया। प्रोजेक्ट के पूरा होने से लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपए की वार्षिक आय हुई है। इसमें एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, जो उन्होंने 163 करोड़ जो आपने ईओटी का किया था, सरकार ने उसको अभी तक नहीं माना है। इसलिए कोई चीज़ लिखने से पहले, ठाकुर साहब ये सारी चार्जशीट कहीं आप ही के खिलाफ लग रही है, इसलिए
बीच में मत बोलो, आपको नहीं, आपको एक मिनट रणधीर जी, लीडर ऑफ हाउस बोल रहे हैं, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज प्लीज। हम बोलते हैं तो तब जब ये बोल रहे हैं पहले इनको सुनिए आप, बाद में आपको टाइम माननीय देंगे। अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे हैं, आप प्लीज आप बैठिए। अब एक और बात सुन लीजिए Please रणधीर जी, आप बैठिए, आपको बोलने की आदत है यार। पत्थर बम का है इसके साथ, उसको Please, जोड़िए, please. इसकी जांच Please, कराइए। please, रणधीर जी, बैठिए, 25 करोड़, please. वो 25 करोड़ इसी पटेल इंजीनियरिंग कंपनी मेरे ख्याल ये ना इनको उसको अभी लिख फिर भी करिए। समझ नहीं आया आप अलग-अलग भाई। 25 करोड़ के पत्थर बम वाला जो आदमी है मोल ठाकुर, वो कोई आदमी सुन, पत्थर लिखने वाला नहीं है, वो सेक्रेटरी में काम करता ओए है। भाई आप प्लीज आप सुनिए। अधूरी बात फिर समझ रहे हैं, उसी की जांच करवाई गई अभी। अब मैं कैसे समझाऊं, मैं ना मानूं। पत्थर किसने लिखा इसकी जांच कर रहे हैं, जो पत्थर में लिखा उसकी जांच प्लीज करो। प्लीज रणधीर जी, पत्थर में लिखा वाला देखिए, ये फिर फर्जी बम इनके समय कितने आए ना, फर्जी बम चुने आप रणधीर जी। अगर जवान से नहीं आना तो उसका कोई कसूर नहीं है। आप अपने सर आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम की बात करें, एक बार देने का प्रोविजन होता है, आपने दूसरी बार दिया, किस कारण दिया? फर्स्ट टाइम तो ठीक है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं थी। प्लीज आप सुनिए पहले। मेरा ख्याल ना ये अभी मंत्री नहीं बने और विधायक ही रहेंगे और आगे पता नहीं पहुंचेंगे। अभी इनको एक मैं चीज समझा रहा हूं कि ये ईओटी जो है आपके समय एक बार दी जाती है, 3 बार दी जाती है, 4 बार भी दी जाती है। उसका कोई कारण होता है? हाँ तो कारण बताओ ना। ये सुनते नहीं है, अभी कारण तो बताया, दोबारा सुना दूं, दोबारा सुनना है, सुन लो। अब सुना, जयराम जी इनको समझा देना अलग से। अब मैं नहीं, मेरे को लगता है ना कच्चा चिट्ठा मिस्टर रणधीर जी ने बनाया होगा तो अपनी बात को जस्टिफाई करे। कोई बात नहीं रणधीर जी, अगर जिस दिन आप एफिडेविट फाइल कर दोगे, कच्चा चिट्ठे का मोल ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। और जो 25 करोड़ रुपए का पत्थर बम वायरल हुआ वो आपके विधायक जनक राज जी के ऑफिस से हुआ है। 10 बार बोल रहा हूँ मैं, 10 बार बोल रहा हूँ। हाँ तो आरोप लगाने वाले भी आप ही है, यही तो कह रहा हूँ। प्लीज 2 मिनट फर्जी और आरोप लगाने वाले जिस, अच्छा अपलोड किसके वहां से हुआ? देंगे, आपको टाइम देंगे 2 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बीच में जयराम जी बोल रहे थे, जिसके मोबाइल से अपलोड हुआ उन्होंने आरोप लगाया ना, उन्होंने मैनिपुलेशन की। इसकी जांच और आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम उसके आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब विधायक साहब ने मेरे पास आकर माफ़ी मांगी, अब मैं बताना चाहता हूँ, और मैंने कहा कि मेरे साथी ने इसको अपलोड किया, मुझे इस मामले में पता नहीं है, हमने उस पर आगे कार्रवाई नहीं की, क्योंकि एक बार ये बात खत्म होगी हम उस पर आगे नहीं बढ़े। कई चीज़ें हैं जिसको मैं अभी और नहीं लाना चाह रहा। दूसरी बात एक और मैं बात बताऊँ माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने की शराब के ठेकों की बात। शराब के ठेके, ये पहला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत है ये, इसको ऐसे ना सुनना, कहावत की बात कर रहा हूँ। 4 साल में 600 करोड़ रुपया इन्होंने कमाया। हम 1 साल में 600 करोड़ रुपया कमाया तो घोटाला हो गया। अगर इसको घोटाला बोलते हैं तो जो पिछला वाला जो हो तो क्या नाम दोगे उसको? ये सब चीजें जो है, यूनिट छोटे करने बड़े करने, ये भी बता देता हूं मैं आपको। इसलिए जब आप कोई चार्जशीट बनाएंगे तो वहाँ के मंत्री को जरूर बिठा लेना, या मुख्यमंत्री जी को जो पूर्व होंगे, ताकि वो पूरी चीज़ों को आपको जानकारी दे। आपको नया नया इन्होंने बलि का बकरा बनाया है, क्योंकि नए नए आदमी को शौक होता है कि फटाफट आप लिखने वाले भी है, तो इन्होंने बोला कि रणधीर जी तुसी लिख लो। सर मेरा तो प्रश्न था, उसी के उत्तर आपने दिए हैं कि आपके दिए वो उत्तर हैं शराब घोटाले में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके टेंडर रिजर्व प्राइस के बराबर। अब मैं आपको और बताता हूँ। पिछले साल की बात न करो, इस साल के घोटाले। नहीं, आपने अभी आपने भाषण में बोला, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे गुस्सा मत करो, पानी पी लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने जब ये देखा कि पिछली सरकार टेंडर को रिन्यू कर रही है,
पिछली सरकार टेंडर को रिन्यू कर रही है, 4 साल से रिन्यू हो रहे हैं। अब 4 साल से जब टेंडर रिन्यू हो रहे हैं तो कितना रेवेन्यू आया, हर सरकार देखती है। मैं वही बता रहा हूँ, कितना रेवेन्यू देखती है। किसी में कोई 10% से ज़्यादा इन्होंने उसको रिन्यू नहीं किया। रिन्यू भी कितने परसेंट पे किया? कोई टेंडर 4% पर रिन्यू हुआ, कोई टेंडर 5% पर रिन्यू हुआ, कोई टेंडर 7% पर रिन्यू हुआ, कोई टेंडर 9% पर रिन्यू हुआ। हम इनकी बात को भी मान लेते हैं, हम इनकी बात को भी मान लेते हैं। ये अगर देखा जाए तो क्या प्रदेश की संपदा आम जनता की नहीं है? क्यों सरकार में आप लोग बैठे होते हैं? क्यों सरकार के आप संरक्षक नहीं होते हैं? आपकी आंखों के सामने प्रदेश की संपदा लूटी जा रही थी। हमने उस प्रदेश की संपदा को लूटने से बचाया और ऑक्शन की टेंडर के 600 करोड़ रुपए कमाया। प्लीज मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज रिप्लाई सुनिए, रिप्लाई उस पर आ रहा रिप्लाई प्लीज। इस बार का Don't टेंडर disturb. बैठो माननीय सदस्य प्लीज बैठो, तो बिठा रहा हूँ, माने बैठो बता रहा हूँ। इस बार का माननीय सदस्य इस बार का बैठो इस बार का बैठो। अच्छा मान्य, इस बार का बता रहा हूँ बैठो प्लीज। इस बार का बता रहा हूँ, बैठो मान्य अध्यक्ष, इस बार का मान्य अध्यक्ष महोदय, इस बार का बता। अच्छा मैं बताता प्लीज। इस बार का बैठो तो सही, बैठो मान्य जयराम जी बैठिए। Please take your seats. Let the honorable chief minister reply, please. Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Not in this manner, please. बैठो तो सही, Please बैठिए. बैठो तो सही, बैठो हाँ बैठो। No interruption, please. Nothing will go on record except the honorable chief minister's statement. बैठो तो सही। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए. इस बार जब टेंडर हुआ, Nothing is going on record except the honorable chief minister's statement. माननीय रणधीर शर्मा जी ने कहा, अभी सीएम अभी ऑनरेबल सीएम इज रिप्लाइंग as and when he finishes his speech. I will allow you as and when he finishes his speech. Please take your seats. I will allow afterwards. Please take your seats. Please, I will allow when everybody heard the opposition leader for nearly 60 minutes, there is no opportunity to interrupt the chief minister while he is replying. So please take your seats. Honorable opposition leader, when you were on your legs, everybody heard you very patiently for 60 minutes. And no interruption for the honorable chief minister. Please allow him. He is not yielding. Please take your seat. I will permit you. I will give you a chance to rebut. If it is required, I will give you a chance to rebut. allegation. Vikramji, please. I have given more than sufficient time. I have given more than sufficient time to the honorable opposition members. Please take your seat. I am not allowing anybody to speak except the chief minister. And only the CM's statement will go on record. No interruption, nothing of the sort. Please continue. माननीय अध्यक्ष महोदय, I will give you opportunity, please. I will give you opportunity. रणधीर शर्मा जी, I will give you opportunities. Honorable CM, please continue. अरे बैठ जाओ। Please continue.
Nothing will go on record. It is the only CM statement will go on record. Nothing, no entrapment. माननीय अध्यक्ष महोदय, And if it is a boycott, what for? That nobody knows. माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी अफसोस की बात है, अभी तो एक इनका कच्चा चिट्ठा, अभी एक ही का खुला, अब दूसरे का कच्चा चिट्ठा मैं खोल देता हूँ। मैं चाहता था ये बैठे, आराम से पूरे खोलिए। ये अभी नए जो रणधीर जी बने हैं, जयराम ठाकुर जी है, जयराम ठाकुर जी तो बोलेंगे कि बेचारे कच्चा चिट्ठा उन्हीं के खिलाफ है, सही में कच्चा चिट्ठा उनके खिलाफ है। दूसरी बार जब ठेकों की नीलामी हुई उसमें भी हमने रेवेन्यू कमाया, और जो ये यूनिट छोटे करने की बात करते हैं, इनके ये यूनिट छोटा करना एक प्रोसीजर है, और ये कभी नहीं 20 साल से चल रहा होगा या 10 साल से चल रहा होगा। मैं बताना चाहता हूँ, वो जो हमारे बुद्धिमान व्यक्ति है जो 2019-20 में कांगड़ा के 14 यूनिट्स को क्लब करके एक यूनिट बनाकर 45 करोड़ रुपए में आवंटित किया गया, जबकि उसका रिजर्व प्राइस 63 करोड़ था। ये क्या है, ये मैं उनको बताना चाह रहा था, वो पहले ही खड़े हो गए क्योंकि मैंने उनको बताना था। इसमें क्या होता है कि जब एक बार ठेके की नीलामी हो जाती है, 2 बार हो जाती है, 3 बार हो जाती है, 4 बार हो जाती है, कोई यूनिट में ठेकेदार नहीं आता है, तो सारे यूनिट्स को ये क्लब कर देते हैं, और उसके बाद वो क्लब करके, क्योंकि रेवेन्यू का नुकसान हो, नेगोशिएट करके उसको ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से भी उसको बेच सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है, इनके जितने भी चर्चा थी प्रक्रिया के हिसाब से। पत्थर बम को तो मैंने बता दिया, अब जिसने लिखा है उसकी भी जांच हो गई है। अब वो जो जनक राज जी थे वो मेरे पास आए, जब कोई आदमी माफ़ी मांगता है तो मैंने कहा कि एक बार गलती होगी, छोड़ दिया। अब उसका फॉरेंसिक उसका भी आ गया कि इस सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज़ ने लगाए, अमोल ठाकुर नाम का कोई सेक्रेटरीट का एम्प्लॉयज़ ही नहीं था। तो ये जो षड्यंत्र के तहत जब हमारी सरकार को 7 महीने हुए, हमारी सरकार को बदनाम करने की, पर्टिकुलर मुख्यमंत्री के कार्यालय को बदनाम करने की साजिश किसी ने रची, तो बीजेपी के नेताओं ने रची। ये पहले बार मैं कह रहा था। दूसरा, शराब के ठेकों में हमने अपना रेवेन्यू बता दिया। जो यूनिट्स की बात बार बार करते थे, 2020-21 में कांगड़ा में 3 यूनिट्स को क्लब करके एक यूनिट सिविल लाइन धर्मशाला, बड़वाला और डाडा सिबा 48 करोड़ रुपए में आवंटित किया, जिसका रिजर्व प्राइस 62 करोड़ रुपया था। और आपको मैं बताऊं, ये सब चीज़ें, और 22-23 में भी, 22-23 में तो कुछ नहीं था, इन्होंने यूनिट नंबर एक और यूनिट को क्लब किया और उसका रिजर्व प्राइस 4.3 करोड़ था, जो अब इन्होंने 3-3.5 करोड़ रुपए में आवंटित किया। तो ये प्रक्रिया पर जब ये सवाल उठाते हैं, उस समय ये भूल जाते हैं कि हमने क्या किया हुआ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार जब भी किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप होता है, मैंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए, पहले उसकी जांच करो, उसकी FIR करो। और ये एक सरकार का दायित्व भी होता है, जो सरकार में सत्ता को चलाते और जनता के संरक्षक होते, जो जनता की समस्याओं से निपटते हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। फिर बार बार एक और बात कहते हैं जयराम जी कि आपने अपने इर्द गिर्द 2 मेरे ऐसे लोग खड़े कर दिए, वो दोनों सराज के। अब दोनों सराज के, मैं और उप मुख्यमंत्री महोदय के, वो हमारे पीछे यूथ कांग्रेस के टाइम से चले हैं, हमारे पीछे खड़े हो गए। वो तो कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन उनका एक जनाधार है, किसी कारणवश टिकट नहीं मिला, लेकिन जनाधार वाले लोग खड़े होते तो उनको पिंच होगा। फिर जो आउटसोर्स कंपनियों की ये लोग बात कर रहे हैं, आउटसोर्स कंपनियां लगा दी। आउटसोर्स कंपनी बनाना तो सबका अधिकार है, किसी के अधिकार को कोई छीन थोड़ी सकता है। और आउटसोर्स कंपनी में नियमों का पालन होना चाहिए। फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, पैसे लिए। एक भी व्यक्ति को अगर ऐसे बता दिया जाएगा, हम उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। और आपको एक चीज़ बताऊं मैं, अब तो चले गए भाग के,
बार बार एक बद्दी की बात करते हैं। बद्दी में कोई अपनी प्रॉपर्टी को खरीदता है, नियम है, कोई अपनी कंपनी को खरीदता है उसको 118 की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हमारा विधायक ने कोई अपनी प्रॉपर्टी वाइट में खरीदी और 118 की परमिशन ली है तो उसमें किसी को क्या समस्या है? मैं राम कुमार जी के मामले में कहना चाह रहा हूं, पर जो इन्होंने किया है, इन्होंने क्या किया है? कई चीजें होती जो प्रोसीजरली होती, कई चीजें होती इग्नोरेंस, जहां उपेक्षा करके भी संपदा को लुटा दिया जाता है। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। कईयों को जोर जोर से बोलने की आदत होती है, उसमें इनके एक दो विधायक हैं। उन्हें ये नहीं पता लगता कि हमारे समय में हमने क्या किया। हाँ, एक और जयराम ठाकुर जी बार बार बात करते हैं, नदौन में एक जगह खरीदी HRTC के नाम पर है। मैं फिर इनको स्पष्टीकरण दूं, वो जगह HRTC के नाम पर है जो नेशनल हाईवे से 80-90 मीटर दूर है। उस जगह की रजिस्ट्री 2015 में 2,70,000 रुपये की हुई थी। ठीक है, जिन आदमियों ने ली वो सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। अब इनकी आंतरिक लड़ाई में हो, ये उनके खिलाफ केस करवाना चाह रहे हैं। और 80 करनाल जगह है। उस समय 2015 में जब जगह ली थी तो उसकी उन्होंने स्टैंप ड्यूटी 4,75,000 रुपये दी थी। लेने वाले का जो कंसिडर अमाउंट होता है, कंसिडरेशंस अमाउंट बोलते हैं, वो डिसाइड करता कि मैंने इतने की लेनी है। लेकिन सरकार उसमें ये तय करती है कि इसका नेशनल हाईवे के बाद इतना मूल्य बनता है, उस मूल्य के आधार पर वो स्टैंप ड्यूटी लेती है। HRTC के नाम पर 6 करोड़ 70 लाख की जगह ली, कोई हमारे नाम पर ली है जगह। दूसरा 6 करोड़ 70 लाख की जो जगह है वो आज भी मैं आपको कह सकता हूँ वो 20 करोड़ रुपए की जगह होगी 80 करनाल। अगर इनको वापिस कहो तो हाई कोर्ट गए हैं कि हमारे को और बढ़ाए। तो ये जो विभागीय बातें होती उसको करते हैं। वो जगह तो नहीं ली जो उन्होंने नाले खरीद दिए हाउसिंग बोर्ड से, 50,000 के नाले खरीदे हैं। उसकी अभी हमारे पास कागज पत्र और इंक्वायरी चल रही है। और हाउसिंग बोर्ड से 5-5, 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपये हाउसिंग बोर्ड ने उसको खरीदा। नालों की कीमत अभी आपके सामने आएंगे पत्थर। सारी जगह भूमाफिया इनके नेता, सारी जगह भूमाफिया इनके नेता। हमारे पास तो जो जगह है या हमने 20 साल पहले खरीदी होगी, 25 साल पहले खरीदी होगी, या बुजुर्गों की जगह है, नाप लीजिए। लेकिन इनकी जगह, सब जगह ये भूमाफिया बैठे हैं। और आपको एक और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बार बार कहा है कि हम प्रदेश की संपदा को ना लुटने देंगे ना लुटाने देंगे। ये जो नकाबपोशधारी बैठे हैं कुछ विपक्ष में, इन्होंने राजनीतिक नकाब पहनकर अपनी संपत्तियों को दुगना करने की जो रणनीति बनाई है, राजनीति में आकर हमारी सरकार उनके खिलाफ भी जहां भी हमें भ्रष्टाचार के रोग मिलेंगे कड़ी कार्रवाई करेगी। इनके पास बोलने को कुछ नहीं होता। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में घोटाला हुआ, पेपर बिके, 50-50 हजार रुपए के पेपर बिके। पेपर बिकने के बाद पहली बार जब मेरे सामने ये बात आई, मैंने अधिकारियों से बैठकर बात की। मैंने कहा कि पेपर बिक रहे हैं, उन पेपरों में युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। जिसकी सिलेक्शन होनी चाहिए उसकी सिलेक्शन हो नहीं रही, और जो पैसे दे रहा है उसकी सिलेक्शन हो रही है। ये उन युवाओं के साथ धोखा था जो युवा पढ़ लिख कर सरकार में रोजगार प्राप्त करना चाहते थे। हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की
मैं भी पुलिस भर्ती की तरह टाल देता और हमने उस भ्रष्टाचार के सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। आज भी 44 लोग, जो 44 लोग हैं, उसमें पुलिस की सलाखों के पीछे उनको अरेस्ट किया गया और आज भी उनको कोई अहम ओहदा नहीं गया। ओडीआई की बात करते हैं, अपने समय की बातें भूल जाते हैं। अगर कोई आदमी किसी प्रकार से कन्विक्टेड नहीं है, महज राजनीतिक और आधिकारिक आपस में विरोधी भी होते हैं, किसी कारणवश किसी पर आरोप लगा दिया, आरोप तय नहीं हुए, कभी चार्जशीट हुआ नहीं, वो एक डाउट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंटेग्रिटी और उसकी ऑनेस्टी पर जब तक कन्विक्शन ना हो जाए कोई शक किया जाए। तो इस प्रकार अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये ध्यान भटकाने के लिए इल्ज़ाम लगाते हैं। वही तो। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ और चीज़ों को आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आई। इस भर्ती घोटाले में जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में हुआ है, 14 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सभी मामलों में जांच तेजी से जारी है। अभी तक 48 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 9 हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी थे, जबकि 39 अन्य नागरिक यानी कैंडिडेट्स और टाउट्स थे। इनके समय टाउट्स थे, टाउट्स जो पेपरों को बेचा करते थे और जो पैसे वाला होता था उसको नौकरी मिल जाती थी। इन सभी अभियुक्तों को न्यायालय से बेल मिल चुकी है। अभी तक इन मामलों में 4 मामलों में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है। साथ ही इस प्रकरण की गहराई से जांच करने के लिए 3 अलग अलग इंक्वायरियां जांच भी चलाई जा रही है। इस मामले में किसी भी बड़ी साजिश के पहलुओं को भी गहराई से जांच हो रही है, या किसी बड़े से बड़े व्यक्ति की भी इसमें संलिप्तता शामिल पाया गया तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने इसमें जांच बिठाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक माननीय राम कुमार जी अभी बता रहे थे, इनके समय का और एक मैं बात बताना चाहता हूं। जब इनके मुख्यमंत्री थे तो इंडो फार्म प्राइवेट लिमिटेड को, जो भूमप है, बद्दी विधानसभा क्षेत्र के मालकू माजरा में लगभग 123 करोड़ की कीमत की 150 बीघा भूमि 2 करोड़ 81 लाख में दे दी। 2 करोड़ 81 लाख में दे दी। पूर्व भाजपा सरकार ने मालकू माजरा की भूमि 250 रुपया पर स्क्वायर मीटर के रेट पर दी। इस 150 बीघा भूमि के अलावा इस कंपनी को 150 बीघा भूमि 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर के रेट पर और दी गई, यानी कि कुल 300 बीघा भूमि एक ही कंपनी को 1 रुपया स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी गई। अब यह कंपनी प्लॉट काट कर आगे, देखिए क्या धंधा है, यह कंपनी प्लॉट काट के आगे उनको प्लॉट बेच रही है। यह पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक और उदाहरण है। एक कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। इनके सरकार का ये खुला भ्रष्टाचार है, जहां खुली आंखों से प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है। 1 रुपया स्क्वायर मीटर के साथ प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार नहीं था खुला? या ये हमारे विधायक जो बोल रहे हैं, बाबा जी नालागढ़ की है,
ये कंपनी प्लॉट काटकर आगे उद्योगों को जमीन बेच रही है। एक कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाएगा, और ये क्या किया गया? उस समय के कौन उद्योग मंत्री थे और कौन मुख्यमंत्री थे? कंपनी के मालिक को पहले भी ट्रैक्टर कंपनी के नाम पर जमीन दी गई, जिसमें से अभी भी 20-25 भूमि कनाल भूमि अभी भी खाली पड़ी है। और यही नहीं, इतनी मेहरबान बिजली की तारें ऊपर जा रही थी। गरीब आदमी की बिजली की तारें जाए तो बिजली बोर्ड वाले एस्टीमेट बना के दे देते हैं। उस कंपनी के ऊपर से जो बिजली की तारें जा रही थी उसका पूरा एस्टीमेट सरकार ने बनाया और सरकार ने हटा कर दे दिया। मैंने इसीलिए कहा था, हम यहाँ प्रदेश की संपदा को बिकाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमने 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से एक मेडिकल डिवाइस पार्क में हमने बोली हमने फैसला किया कि हम 30 करोड़ रुपया भारत सरकार का वापस करेंगे, और उसकी वैल्यू करोड़ों रुपया है, और हमने उसको वापस करने का निर्णय लिया। ठीक है, वर्ल्ड ड्रग पार्क में हमने बोली से जीता है, बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम उसको कार्य को हम खुद भी बना रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे परतें खुलती हैं तकलीफ औरों को भी होती है। कोई इस कुर्सी में परमानेंट नहीं बनकर आया। अगर हम सोचें कि हम इस कुर्सी के परमानेंट बनकर आए तो गलत बात है, लेकिन इस कुर्सी की जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है, इस कुर्सी के दायित्व को भी समझना बहुत जरूरी है, और इस कुर्सी का जवाबदेही जनता के लिए भी बहुत जरूरी है। किसी भी विधायक के पास एक भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं है, एक विधायक के ऊपर दोषारोपण नहीं है। सब अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही का निर्वाह कर रहे हैं। जो चीजें हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा ला रहे हैं वो भविष्य की राजनीति भी तय करेगी, वो आने वाली युवा पीढ़ी को भी एक सही संदेश देकर जाएगी कि जो भी मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने उनका दायित्व होता है, उनकी जवाबदेही होती है। पर ये जो लोग गए हैं इन्होंने कोई जवाबदेही तय नहीं की है। अभी हम इनकी दूसरी बात सुना रहे थे, माननीय जयराम ठाकुर जी मंत्री है, जानते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या विभागीय बातें होती है। यही अधिकारी है, इन्हीं अधिकारों ने 60 साल तक काम करना है। ये सरकार तो 5 साल के लिए होती है, 5 साल बाद दूसरे आते हैं। लेकिन इंटेंट का पता होना चाहिए, मंशा का पता होना चाहिए, स्पष्ट बाध्यता अपने फैसलों में होनी चाहिए। हमारी सरकार ने स्पष्ट बाध्यता से फैसले लिए, प्रदेश के हित में लिए हैं, और आगे प्रदेश के हित में और भी हम फैसले लेंगे। जहां प्रदेश का हित नहीं होगा वहां हम फैसले को वापस लेने में भी संकोच नहीं करेंगे। कभी कह रहे हैं कि एक विधायक के किसी रिश्तेदार को पेट्रोल पंप मिला है, हम विरोध करके, किसने रोका विरोध करने को? करिए विरोध, वो कोई हिमाचल सरकार थोड़ी दे रही है, वो तो केंद्र सरकार है, अपनी सरकार के पास रुकवा लीजिए जाके। फिर एक और बात कहते हैं, माइनिंग। एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ, कई बार नदौन में ईडी आई, ईडी की चर्चा की, और ईडी में एक व्यक्ति जो मेरा समर्थक है, ज्ञानचंद, वो मेरा समर्थक है, विधानसभा में मेरा समर्थक है, लोकसभा में अनुराग का समर्थक है, और ज्वालामुखी में संजय रतन जी द्वारा का समर्थक है। व्यापारी है, उसने अपना व्यापार करना है, क्योंकि उसको पता कि सरकारें आती रहती है जाती रहती है, मैं तो अपना धंधा करूं। 10 साल पहले, क्योंकि मैं ईडी वाले ने नदौन में छापा मारा, और एक महानुभाव, मैं उनको जानता हूँ, मेरे जनरल सेक्रेटरी है, कैसे काम करते थे ना, वो जो बैठे थे, क्या नाम है उनका यार, जो यहाँ से अभी दूसरी बार जीते, जो भाग गए थे पैसे लेके, क्या नाम है उनका? अच्छा, तो वो है, तो वो महानुभाव को मैं आज से नहीं जानता, 20 साल से जानता हूँ। 20 साल मेरे साथ उसने काम किया, जनरल सेक्रेटरी था, मैं उसका अध्यक्ष था। तो वो बोल रहा हम विरोध करेंगे, किसने रोका विरोध करने को? तो ज्ञानचंद जी थे। 10 साल पहले एक आरोप लगा कि उस ज्ञानचंद जी के साथ मेरा माइनिंग के साथ कोई संबंध है। 10 साल पहले एक भाई बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
हमारी सरकार थी, बड़े भारी उसकी इंक्वायरी हुई। और मैं आपको 10 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ। तब तो मैं विधायक था, मेरे को क्या पता था मैंने मुख्यमंत्री बनना। मैंने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ डेफेमेशन केस किया। 1 लाख रुपया आज तक जमा है, केस चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है शिमला में भी और आगे भी। 2 पत्रकार थे, एक पत्रकार अमर उजाला का था और एक पत्रकार आजकल दैनिक सवेरा का था। दोनों पर 10 साल का केस चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान और आत्मसम्मान सबका तभी जिंदा रह सकता है जब अपना आप पारदर्शी जीवन व्यतीत करोगे, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करोगे। उसको उठा के ले गए। चर्चा हो रही है, हमारे को होता है राजनीति में, पता नहीं गए होते चर्चा करने वाले कि जी वो ईडी उठा के ले गई और जो दूसरा आदमी उठा के ले गया वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। क्यों? व्यापारी है ना, उसमें 4 पार्टनर है। और देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्रैशर सैंक्शन हुआ, विक्रम ठाकुर जी ने उनका क्रैशर सैंक्शन किया। लीज इन्होंने सैंक्शन की, नदौन में नहीं लीज, लीज है हमारी ज्वालामुखी में, सैंक्शन इन्होंने की। जयराम ठाकुर जी ने उसको क्रैशर दिया क्योंकि क्रैशर दिलाने में बीजेपी के कार्यकर्ता थे। क्रैशर मिल गया। ब्यास नदी पर मैंने क्रैशर बंद किए। क्रैशर लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस समय, हमारी तरफ बड़े भारी क्रैशर वाले बैठे हुए थे जो बाद में खिसक गए यहाँ से। मैंने क्रैशर बंद किया। मुझे क्या पता था कि इतने मजबूत है क्रैशर वाले की सरकारें भी हिला देते हैं। अब मुझे तो ज्ञान ही नहीं था। और मेरे पास रोज आएंगे वो 2-4 जो भागे एमएलए थे कि आप क्रैशर बंद हो गए। वो बरसात में 2 महीने के लिए क्रैशर वैसे ही बंद होते हैं। जो उस क्रैशर का स्टॉक था उसको बेचने की इजाज़त सब देते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में हो गया कि एक व्यक्ति को मैंने क्रैशर में मदद की। हमारे पास क्रैशर की सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छी जगह है। 25 साल से बोल रहे थे कि क्रैशर लगा लो क्रैशर, हमने कभी काम ही नहीं किया। हम ना इस काम को करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रैशर लगाने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ ईडी ने जब देहरा का इलेक्शन तो चांटे मारे उसको। ईडी ने पूछा कि आपका संबंध क्या है, किसके साथ है। जो ये करते वो करे, उस व्यक्ति का संबंध ही कोई नहीं था। वो मेरा समर्थक जरूर है, अनुराग का भी समर्थक है, सब जानते हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में सब जानते हैं। उस बात को लेकर वो बहुत उछलते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम अपने राजनीतिक जीवन में कोई अभी से नहीं है। जो हमारे राजनीतिक जीवन को जानते हैं, 20-22 साल हमको भी एमएलए हो गए, 10 साल काउंसलर रहे हैं। एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता, एक आदमी। ये जो कच्चा चिट्ठा लेके आए, ये बेचारे कच्चा चिट्ठा इसलिए नहीं लेके आए, इनकी आंतरिक लड़ाई में कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर जी को उलझाना चाहते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी आपस की लड़ाई चल रही है। लड़ाई खूब लड़ो, हमारे को आपकी लड़ाई से कुछ नहीं लेना। पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ। एक क्रूज की बात बहुत कर रहे हैं ठेकेदार के साथ। तो मेरे को इनकी जो क्रूज चला दिया, बड़ा दुख हुआ। क्रूज चला दिया, क्रूज चलाने वालों की बड़ा दुख हुआ। हमने भी वो मोटर क्या जेट स्की क्या बोलते उसको, मोटर बोट चलाई, जेट्टी। बड़ा आनंद आया। जेट्टी इन्होंने चलाई, आपने जेट्टी से बड़ा आनंद आया। अब क्रूज चला दिया। एक सोच विकसित करनी है। टूरिज्म सेक्टर में हमको 18% जीएसटी आता है। अगर हम टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करेंगे इन चीज़ों से तो 18% प्रदेश की आय बढ़ेगी। तो हमने चलाया। अब 2 ठेकेदारों की लड़ाई है। एक ठेकेदार ने रणधीर शर्मा को पकड़ लिया कि ये टेंडर गलत हुआ, उसके लिए कोर्ट में भी गई, कोर्ट ने भी बोल दिया। और जो क्रूज लाया उसका लाइसेंस लेना जरूरी है। तो ये ठेकेदारों की लड़ाई अगर इस सदन में आप लोग विधायक लोग आकर लड़ेंगे, ये उचित बात नहीं। जितने भी हमारे बॉर्डर बॉडीज हैं, हम क्रूज क्या टूरिज्म की पूरी पॉलिसी को ओपन करना चाहते हैं। जो आए चलाए। हमको तो रेवेन्यू दे, हमें तो 30 लाख रुपया साल का दे रहा है जिस नदी से कुछ नहीं आ रहा है।
हमें तो रेवेन्यू चाहिए। हमारा गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लग रहा, गवर्नमेंट के कोई धन नहीं लग रहा, गवर्नमेंट का कोई कुछ नहीं लग रहा। गवर्नमेंट सिर्फ उस डैम में क्रूज चलाने की परमिशन दे रही है, तो बोल दीजिए क्रूज चलाने वाला क्योंकि लोकल बिलासपुर का है तो ऐसे ही किसी का नाम लिख दिया। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी आकर हिमाचल प्रदेश की वाटर बॉडियाँ जो 40 से 50 किलोमीटर है टूरिज्म सेक्टर में आकर चला सकता है, अपने पैसे खर्च करे, चला दे और हमको रेवेन्यू दे। हम इसमें अपने आप को सबको इसके लिए नियम भी बनाएंगे, पॉलिसीज भी बनाएंगे। अभी तो थोड़ा और बोलने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेखू बोला बार बार जयराम ठाकुर जी भी आ रहे हैं। अब मैं कहाँ से समझाऊं, कैसे समझाऊं कि जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो 22/2025 में उसकी पब्लिकेशन हुई। अवार्ड कीमत 144 करोड़ थी। जब उसको अवार्ड डीपीआर की कॉस्ट 144 करोड़ थी। जब उसको अवार्ड किया गया तो 215 करोड़ रुपए का 35 मेगावाट का किया। वो सिर्फ 35 मेगावाट ही डीसी लेगा। हम 45 मेगावाट कर रहे हैं और फुल डीसी 32 मेगावाट की ले रहे हैं। डायरेक्ट में होता है, हमारी अश्योर्ड गारंटी है। बरसात होगी 3 दिन में कुछ पैसे के हिसाब से मैंने पहले दिया है। तो पेखू वाला की बात करें, खिसक गया। किसी भी प्रोजेक्ट को और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लेशन के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो कीमत आज आपकी 10 रुपये होती है, जिस तरह उस तरह 4 या 5% बढ़ जाती है। अगर हम इन्फ्लेशन के साथ जोड़ें और हमें इस नीति में परिवर्तन लाना पड़ेगा, नहीं तो हर कोई उंगली उठाएगा कि ये कीमत कैसे बढ़ गई। अरे 10 साल पहले हमारी पहले एक एफडी जमा होती थी, 5 साल में पूरी डबल हो जाती थी। अब 10 साल में डबल हो जाती है। जो चीज़ आपकी 12 में बननी हो 10 साल बाद दुगनी होगी। हमारी सरकार इस पर भी विचार करेगी कि इन्फ्लेशन के साथ जो भारत सरकार ने दिहाड़ी को जोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट को भी जोड़ने की नीति में हम सोच सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय आर्बिट्रेशन के क्लॉज को सभी विभागों से ख़त्म कर दिया है। हो गया रहा है प्रदेश के धन को, सारा मामला आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन में आज की विडंबना ये है, एक भी केस सरकार ने नहीं जीता हुआ, फिर भी आर्बिट्रेशन का क्लॉज ये देखते रहे। हमारी सरकार ने फैसला लिया कि अगले किसी भी टेंडर में कोई भी आर्बिट्रेशन नहीं होगा। जयराम जी ने एक बात ठीक कही, मैं उस बात को मानता हूँ कि इनके टाइम कुछ अपील हुई, लेकिन वकील नहीं खड़े किए गए। हमने टॉप के वकील खड़े किए, वाइल्ड फ्लावर हॉल को भी जीता, केस जीता, और आपका हमने ये अदानी का केस भी जीता। और ये जो मोजरबेर वाली बात कर रहे हैं 64 करोड़ रुपए का, ये केस भी हम जीतेंगे। ये पैसे इसलिए नहीं जमा करवाए, हम क्यों दें उनको पैसे? आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया, सिंगल बेंच का अवार्ड हो गया, हमने बोला हम नहीं पैसे देंगे, हमें पैसे वापस लेंगे। तो इस इंटेंट जब हमारी अच्छी है तो इस प्रकार की जो लोग बात कर रहे हैं ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए बातें करते हैं। एक और मैं बात कहना चाहूँगा, इनकी सरकार का एक और भ्रष्टाचार में लिप्त थी। पता नहीं जयराम जी को पता लगता होगा कि नहीं लगता होगा, मैं इनको नहीं बोलूँ था, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। 100 करोड़ रुपए की जगह है यमुनानगर की, 100 करोड़ रुपए की जगह है यमुनानगर की, 4.5 करोड़ रुपए में इन्होंने बेच दी। कितने में बेची? 4.5 करोड़ में इन्होंने बेच दी। हमारी सरकार आई, हमने कैबिनेट से उस एग्रीमेंट को, मुझे याद है, रिजेक्ट किया और वो कब्जा करने लगे। बड़ी मुश्किल से जाकर हमने उसमें कोर्ट से स्टे लिया है, जो जीवन भर हमारे लिए दी गई थी। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है यमुनानगर की,
ये एक बेचने का और उदाहरण मिला। जाते जाते कैबिनेट ने फटाफट किया, डिसीजन किया, शुक्र करो जनता की सरकार आ गई, आम आदमी, हमने उसको कैंसिल किया। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी यमुनानगर, मुझे पता नहीं कितनों ने अप्रोच कर दिया कि इस प्रॉपर्टी को मुझे हमें दिला दो, कितनों ने अप्रोच कर दिया। अब ये हाल तो इनके भ्रष्टाचार के हैं। अब पढ़ते 2 साल में तो कागज तभी पता लगने थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार, ये मुझे पता था सुनना नहीं है, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ जो छोटी छोटी बातें उठा रही थी, मैं बीच में उसका ठीक सही उत्तर दे सका। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आए हैं। हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जुनूनी होकर काम करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर्कलह नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। अगर आपने चर्चा करनी है और चर्चा करने के बाद अपनी बात की और फट से 1 घंटा लिया और खिसक लिए, मैंने तो उनको कहा था कि आपको खिसकने से 10 मिनट पहले मैं बोल दूंगा, लेकिन वो हमारी बात सुनते ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग भ्रष्टाचार के किसी भी व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजेंगे, जो भी हमारे पास शिकायत आएगी। आपने बगैर कागज के चर्चा का उत्तर दिया, कितने आप दयावान हैं। मुझे कागज रखने के लिए बोल रहे, पर मैं कागज इसलिए भी रखना चाह रहा था कि और डॉक्यूमेंट्स बने। कई चीज़ों को आप देखते हैं, इनके विधायक आकर चर्चा करते हैं, धीरे धीरे परतें खुलेगी, खुलासा होगा और चीज़ें हम लाएंगे। ये तो कच्चा चिट्ठा नहीं है, ये कच्चा चिट्ठा जयराम ठाकुर जी के खिलाफ लाया गया चिट्ठा है। ईओटी की बात कर रहे थे, बोलते होटल बेच दिए, होटल बेचने का काम कर दिया, बहुत जोर जोर से चीख रहे थे आप बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं। हम प्रदेश की संपदा को बनाने आए कि बेचने आए हैं? बेचा तो आपने जो 300 बीघे जगह बेच दी, लेकिन अगर हमारा कोई भी संपत्ति नहीं बिकेगी नहीं। होटल चलाने के लिए हमारे पास कई प्रकार की चीज़ें होती है, कई प्रकार से सरकार विचार करती है, और कोई भी फैसला टूरिज्म के हक में लेने से हम पीछे नहीं हटते। अगर उन्होंने बोल दिया कि 18 होटल बंद करो, घाटे में है, तो क्या बात होगी उसमें? अगर सरकार के किसी हमने एफिडेविट दिया कि लॉस में, तो हम सच ना बताएं जनता को। अगर हाई कोर्ट बोलता है कि लॉस मेकिंग, अगर आप पेंशन और पे एम्प्लॉयज की नहीं दे सकते, तो उसने तो यही कहा ना कि 18 होटल आप ये इनके बारे में बताइए। मेरी बारे में बोलते कि कई बार प्रशासनिक नहीं होती, जुडिशरी कर देती है। ये प्रोसीजर है। कई बार लॉ को इंटरप्रिटेशन करने के लिए जुडिशरी का सहारा लेना पड़ता है, उसको हमारे से क्या जोड़ना है? जिस दिन होटल होंगे, अगर हमने कुछ करना होगा, पहले कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट के बाद आगे विचार किया जाएगा। महज किसी को दोषारोपण करना और चर्चा पे लाना कि होटल भेज दिए, इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए। वो जितना मर्जी शोर मचा ले, जब नीयत भी साफ होती है, नीति भी साफ होती है, दिमाग भी साफ होता है, दिल भी साफ होता है, तभी प्रदेश की सेवा की जाती है। अध्यक्ष महोदय, कई इशू है, लेकिन काफ़ी तसल्ली हो गई है उनकी, तभी तो गए यहाँ से। नहीं, जो बातें याद आ रही है मुझे, कल से तसल्ली। कई इशू ऐसे है। तंबोला की बोलने की बात की गई कि तंबोला 2023 में 56 लाख का गया, इस बार 2 करोड़ 12 लाख का गया। वो हमारी सरकार की कार्य प्रणाली है जिसने पिछली बार पकड़ा और इस बार 2 करोड़ 12 लाख का दिया।
ये हमारी सरकार की कार्यप्रणाली है कि कहाँ गलती हुई है। वो एक मैथमेटिक कैलकुलेट कर रहे थे, क्या नाम है उन यंग से विधायक का, शौरी जी, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करके लाए, वो तो क्वांटम कंप्यूटिंग की तरह कर रहे थे। अपने आप नहीं पता कि आउटसोर्स में क्लीन बेस को कितना काम देते गए। अपने सारे आदमी क्लीन बेस के तहत लगाए, दूसरों की आप बात कर रहे हैं। हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और होते हैं। पुलिस कांस्टेबल में भर्ती घोटाला हुआ। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती घोटाले में जब जयराम जी के मुख्यालय ऑफिस में बात आई कि अपने लोगों को सिलेक्ट करवाने के लिए पेपर लीक किया गया, ये सरकार की मानसिकता थी। और जब उनका नाम आया उन्होंने उस पेपर को कैंसिल किया। कभी इंक्वायरी सीबीआई के पास गई, केंद्र में तो इनकी सरकार है, कभी इंक्वायरी कहीं गई और पुलिस पेपर भर्ती का लीक का हमें कैंसिल करना पड़ा। शराब की ट्रेजेडी हुई। सुंदरनगर में पहली बार जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हुई। 7 लोगों की मौत हुई और 7 लोगों की मौत के बाद ये सरकार फिर भी नहीं जागी, फिर भी उन्हीं ठेकेदारों के बीच रिन्यू करती रही ठेके। तो इन चीज़ों की पिछली सरकार की जो संवेदनशीलता वो पता लगती है। अब कितने घोटालों की इनकी बात करूं, हर कागज में घोटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता ये लोग भी आते तो थोड़ा और मजा आता इनकी बातों का जवाब देने के लिए। लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं आपको, हमारी सरकार भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। हमारी सरकार ये भी सोच रही है कि भविष्य में जो भ्रष्टाचार शब्द स्लोगन एक स्टैंडिंग स्लोगन हो गया है। कोई भी सरकार आती है, भ्रष्टाचार एक हम सुनते रह रहे, 20 साल से हम ही सुनते रह रहे। इस पर गंभीरता से हमारी सरकार विचार करेगी। कोई ना कोई ऐसा एक्ट लाकर, ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने की जरूरत है। हमारी सरकार आने वाले समय में विधि के जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेगी और भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए विस्तृत चर्चा करने के बाद अगर उचित होगा सबसे चर्चा करने के बाद हमारी सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक्ट लाने पर विचार रखती है। और मैं ये अभी से नहीं कह रहा, एक बार मैं यूनिवर्सिटी में था तब भी हमने एक बात कही थी। हम इस विषय में बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं और गंभीरता से सोचने के बाद, ताकि ये जो स्टैंडिंग स्लोगन चले हुए हैं, भ्रष्टाचार है, ये सरकार है, वो सरकार है, एक जो आपके अधीन हो, जिसमें हम ट्रांसपेरेंट तरीके से हम देखें, सभी विधायक अपनी जो संपत्ति खरीदता है, सोर्स ऑफ इनकम क्या खरीदता है, उसका हम एक एफिडेविट तो देते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में 3 चीज़ों का होना बड़ा जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी का, मोरालिटी का, ऑनेस्टी का। ये राजनीति के 3 असूल है जो ज़िंदगी में होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि हमारी सरकार इस विषय पर भी गंभीरता से विचार करेगी। एक और बात मैं इस पर भी हम विचार करेंगे कि जहां हमारी चैनलाइजेशन हो चुकी है, सत्ती जी ने एक बात उठाई है, जहां हम 400-500 करोड़ रुपया हम खर्च कर चुके हैं, 1500 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बात उठाई है। अब वहाँ अगर हम दोबारा माइनिंग होगी तो 1500 करोड़ रुपया हमारा कुछ लोगों के चक्कर में वो हमारा 1500 करोड़ रुपया जनता की संपदा को नुकसान पहुंचेगा। इस बारे में भी हमें कोई नीति बनाने की ज़रूरत है। हमारी सरकार इस बारे में भी कोई नीति बनाएगी। जहाँ चैनलाइजेशन के पैसे खर्चे हुए वहाँ माइनिंग ना हो, चाहे इसमें नुकसान होता हो, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। अगली आने वाले समय में हम इसमें नीति लाएंगे। एक और बात धर्मानी जी और सत्ती जी ने कही, दोनों ने, कि जंगल कट रहे हैं।
हमने जंगल काटने के बारे में भी हम विचार हमारी सरकार कर रही है। हम सोच रहे हैं, हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स कहलाते हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ जितना डेंस फॉरेस्ट है हमारे यहाँ से जाती है। इस पर भी सोचने की विचार है कि जंगल को बैन कितने महीने के लिए किया जाए और कितने महीने के लिए खोला जाए, और एक सिस्टमेटिक ढंग से। ये ठीक है कि गगरेट के पास 50-100 ट्रक होते हैं, वो ट्रक कोई गगरेट के नहीं है, वो हमीरपुर से, कांगड़ा से, बिलासपुर से, सब जगहों से चलते हैं। और पोंटा में भी पीछे जब हमारी आपदा आई तो काफ़ी देवदार की लकड़ी की स्मगलिंग की हमें खबर आई, हमने उसमें छापा मारा, उसमें पकड़ा। लेकिन हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि ये जो जंगल है, आम के पेड़ हमने कटने से बचाए, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे उस समय दे दिया था, परमिशन दे दी थी। पुराने पेड़ थे जो 50 साल पुराने थे, छोटी छोटी अम्बियाँ लगी होती थी इसमें, तो वो भी हम इस बारे में विचार करेंगे। मेरा मानना है कि आने वाले समय में पेड़ों के कटान को हम प्रतिबंधित करने पर विचार हमारी सरकार रखती है, और किस समय खोलना है उस पर भी विचार रखती है, क्योंकि उसमें एक पहलू खैर का भी है। उस खैर के पहलू को हम अध्ययन करेंगे। 2 चीज़ें जो आज की गवर्नर एड्रेस बोल सकता हूँ, इस चर्चा में मेरे ध्यान में आई, उस पर हमारी सरकार विचार रखती है। और मैं कह सकता हूँ जितना डिजिटाइजेशन की तरफ हमारी सरकार पिछले 2 साल में बढ़ी है, उतनी डिजिटाइजेशन ऑनलाइन पहले कभी नहीं थी। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार काम कर रही है। 2021 में जयराम ठाकुर जी की जो सरकार थी, प्रदेश में 19 प्रजातियों को एग्जम्प्ट कर दिया गया था, जिसमें आम के पेड़, बान, ओक के पेड़ भी शामिल थे, जिससे हजारों पेड़ बिना किसी रेगुलेशन के प्राइवेट एरिया में कटे। हमारी सरकार ने इसे घटाकर वर्ष 2023 में देखो 19 से 13 प्रजातियों तक सीमित कर दिया। इन प्रजातियों को हटा दिया गया है, या अब इन पेड़ों को नहीं काट सकते। आम, बान, गुलेर, रिठा, पाजा, तुणी, इन पेड़ों को नहीं काट सकते। लेकिन मैं इससे भी आगे बढ़कर सोच रहा हूँ कि खैर के अलावा अगर हमें और पेड़ नहीं काटने हैं तो इसमें हम प्रतिबंध लगाने पर हमारी सरकार विचार करेगी। नियम 67 के तहत जो माननीय सदस्यों ने, भाजपा ने अपने कुछ नेताओं के खिलाफ ये भ्रष्टाचार का प्रस्ताव लाए हैं, अपने नेताओं के खिलाफ है, मैंने तो बताया। इस प्रस्ताव का हमारी सरकार ने भरपूर जवाब दिया, और पर ये भारतीय जनता पार्टी की बात है कि सदन को समय भी वेस्ट करो, सुनने के वक्त खिसक भी जाओ, भाग जाते हैं। मैं इस आपको और इस पूरे सदन को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, सरकार हर तरह से पारदर्शी है। सरकार में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो निष्पक्षता से, ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी निष्पक्षता से, ईमानदारी से जहाँ काम करने नियम अलाउ करते हैं, वहाँ विपक्ष के लोगों के भी काम करते हैं। सोच तो हमने रखनी है ना, मंत्रिमंडल के सदस्य देखते हैं हमारे अधिकारियों की भी बात, सारे कि कहीं का अधिकारी तो नहीं गलत करते, कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो गलत इंटेंट से करता होगा, लेकिन कुछ और भी हमें पारदर्शिता लाने की सिस्टम में जरूरत है, व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, हम और जल्दी ही व्यवस्था परिवर्तन के और नियमों को भी बदलेंगे और पारदर्शी तरीका लाएंगे ताकि जनता भी हमारे सारे कार्यों को देख सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रस्ताव जो लाया उसकी हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।